अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज से हम लोग एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ASFEC 1975 को डिस्कस करेंगे। टोटल 5 वीडियोज़ होंगी जिसके अंदर ASFEC के पाँच चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 को, वीडियो नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 को, चैप्टर नंबर 3 को, चैप्टर नंबर 4 रिस्पेक्टिवली उस तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो टोटल इस सीरीज़ की 5 वीडियोज़ होंगी। तो स्टार्ट करते हैं ASFEC 1975 को। ASFEC 1975 पास हुआ 13 दिसंबर 1975 को और इसकी इन्फोर्समेंट होती है बहन फ़ौरन बाद 18 दिसंबर 1975 को इसकी इन्फोर्समेंट हो जाती है। ASFEC जो है इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर के साथ ASFEC के अंदर आपके पास टोटल 12 सेक्शन हैं। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आपने नोट डाउन करनी है। अब ASFEC के तहत जब ASF इदारे को बनाया गया तो ये शुरू में आपके पास जो है डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन के नीचे काम करता था। लेकिन उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था 1981 के अंदर PIA की हाईजैकिंग का। उसके बाद ASF जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कर दिया गया 1983 के अंदर। तो ये चीज़ भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। और ASFEC 1976 के 5 के अंदर आया, लेकिन ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1976 के अंदर हुई है, यानी कि 1 साल बाद, ठीक है। अब कोई भी एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले प्रियम्बल होता है जो कि बताता है दिबाचा उस एक्ट के बारे में। तो इस एक्ट का क्या मकसद है? इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू ऑल एरोड्रोम, कि ये इंश्योर करे सिक्योरिटी तमाम एरोड्रोम की, एयरपोर्ट्स की, एयरक्राफ्ट की एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन की, एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड मैटर कनेक्टेड विद, कि इस एक्ट का मकसद ये है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तमाम एरोड्रोम्स को, एयरपोर्ट्स को, एयरक्राफ्ट को, सिविल एविएशंस को और उनसे रिलेटेड कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस हैं या उससे रिलेटेड जो भी मैटर हैं वो तमाम के तमाम ASF एक्ट के तहत जो है डील किए जाएंगे। इसके बाद इस एक्ट के एक्सटेंट की बात करते हैं तो ये जो एक्ट है ये अप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसके एक्सटेंट के अंदर सबसे पहले आता है एरोड्रोम, के ASF एक्ट जो है वो एरोड्रोम पर अप्लाई होता है, एयरपोर्ट्स पर अप्लाई होता है, सिविल एविएशन स्टेशंस पर अप्लाई होता है, और इसके अलावा कोई भी ऐसे रिलेटेड मैटर हैं जो कि इन कंसर्न चीज़ों के साथ डील करते हैं तो उस जगह पर ASF का जो एक्ट है वो अप्लाई होता है। एज़ यूजुअल हर एक्ट के अंदर ज़्यादातर सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो डेफिनेशन क्लास के साथ डील करता है। ये जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, MCQs के अंदर ये चीज़ें पूछे जाने वाली हैं और कहीं पर भी इस एक्ट के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो उससे मुराद वही लिया जाएगा जो कि डेफिनेशन क्लास के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोड्रोम क्या चीज़ है ASF एक्ट के तहत। एरोड्रोम एनी एरिया ऑफ लैंड और वाटर, ये कोई भी एरिया हो सकता है लैंड का या वाटर का, डिजाइंड, इक्विप्ड और सेट अपार्ट, कॉमनली यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एदर होली और इन पार्ट, जिसे डिज़ाइन किया गया है, इक्विप्ड किया गया है कॉमनली किसी मकसद के लिए, कोई भी एरिया ऑफ लैंड है या वाटर है जिसे होली पूरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है या उसका कोई पार्ट, फॉर अफोर्डिंग दी फैसिलिटी फॉर लैंडिंग, किस मकसद के लिए? फैसिलिटी अफोर्ड करने के लिए, लैंडिंग की, डिपार्चर की या फिर मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट की। मैं रिपीट करता चलूँ, एरोड्रोम जो है ये कोई ऐसा एरिया ऑफ लैंड है या वाटर है जिसे इक्विप्ड किया गया है, डिज़ाइन किया गया है मुकम्मल तौर पर या फिर इन अ पार्ट कि वो अफोर्ड कर सके किसी की लैंडिंग यानी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, डिपार्चर या फिर मूवमेंट। तो उस तमाम एरिया ऑफ लैंड या वाटर को हम लोग एरोड्रोम कहेंगे। इसके अंदर तमाम बिल्डिंग्स भी आती हैं, शेड्स भी आते हैं, वेजल्स भी आते हैं या कोई इंस्टॉलेशन है, वो तमाम की तमाम चीज़ें एयरड्रोम के अंदर आती हैं। इवन कि वो रास्ता जहाँ से मुसाफिर गुजर कर जहाज़ के अंदर बैठते हैं वो एरिया भी एरोड्रोम के अंदर ही आता है, सिवाय वो पोर्शन जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स यूज़ कर रही हो, सिविल एविएशन के अंदर नहीं आता हो, तो वो एरिया एरोड्रोम की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं एयरक्राफ्ट से क्या मुराद है। एयरक्राफ्ट से मुराद
कोई भी ऐसी मशीन विच कैन ड्राइव अ सपोर्ट इन द एटमोसफेयर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर, जो कि मूवमेंट यानी कि ड्राइव करे फोर्स रिएक्शन ऑफ एयर की वजह से, यानी कि रिएक्शन करे एयर के साथ और उसके बाद वो मूवमेंट हासिल करे, तो उसे हम लोग एयरक्राफ्ट कहेंगे। अब वो मशीन कोई बलून भी हो सकता है आपके पास, कोई एयरशिप्स भी हो सकती हैं, काइट्स भी हो सकते हैं, ग्लाइडर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई और फ्लाइंग मशीन भी हो सकती है। उन तमाम की तमाम मशीन्स को हम लोग एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन में लेंगे, सिवाय उस मशीन के जो कि मूवमेंट हासिल कर रही है अर्थ सरफेस के अगेंस्ट रिएक्शन करने की वजह से। सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को, उसी मशीन को हम लोग एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन में लेंगे जो कि अपनी मूवमेंट, अपनी ड्राइव हासिल कर रही है रिएक्शन अगेंस्ट द एयर, एयर के रिएक्शन की वजह से। अगर वो अर्थ सरफेस की वजह से ले रही है तो उसे हम लोग एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन के अंदर नहीं लेंगे। इसके बाद सेक्शन नंबर 2C एयरपोर्ट को डिफाइन करता है कि एयरपोर्ट क्या चीज़ है। तो एयरपोर्ट से मुराद an aerodrome at which facilities have, in the opinion of federal government, been sufficiently developed to be important to civil aviation, कि कोई भी ऐसा एरोड्रोम जहां पर फेडरल गवर्नमेंट समझती हो कि इस जगह पर तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो सफिशिएंट हैं सिविल एविएशन के लिए, तो उसे एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। अब मैं आपको मिसाल देता चलूं कि पहले रावलपिंडी के अंदर जो एयरपोर्ट है वो रावलपिंडी के अंदर होता था, अब वो एयरफोर्स यूज़ कर रही है अपने उसके लिए। अब एयरपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर न्यू डिज़ाइन हो गया है, लेकिन देखिए अब रावलपिंडी के अंदर जो पुराना था वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ वगैरह तो थी, लेकिन गवर्नमेंट के ओपिनियन में अब वो एयरपोर्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गज़ट के अंदर ये नोटिफाई कर दिया कि ये एयरपोर्ट नहीं है, अब इस्लामाबाद वाला होगा। तो कहने का मकसद ये है कोई भी एरोड्रोम वहाँ पर लैंडिंग डिपार्चर हो सके, लेकिन गवर्नमेंट भी ये समझे कि ये सिविल एविएशन के लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो सफिशेंट हैं, तो उसे एयरपोर्ट कंसिडर किया जाएगा। ना कि किसी और बंदे ने कह दिया, किसी और डिपार्टमेंट ने या किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिफाई कर लिया कि दिस इज़ एन एयरपोर्ट, तो वो एयरपोर्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ वही एयरपोर्ट कंसिडर किया जाएगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 का सब क्लास डी जो है वो एयर सर्विसेज के बारे में बताता है कि एयर सर्विस क्या चीज़ है। सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज ऑफ सिविल एविएशन, कोई भी ऐसी सर्विस एयरक्राफ्ट की जिसका मकसद हो सिविल एविएशन, वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज। मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट ईयर भी एयर सर्विस में से एमसीक्यूज आया हुआ था कि एयर सर्विस क्या होती है। तो आपने याद रखना है एयर सर्विस क्या होती है, एयरक्राफ्ट की कोई भी ऐसी सर्विस जो कि डिज़ाइन की गई हो, जो कि बनाई गई हो फॉर द पर्पस ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, अब वो एरियल वर्क भी हो सकता है, कोई हवाई फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी हो सकती हैं। एयरपोर्ट के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि व्हीकल्स चल रही होती हैं फॉर लोकोमोशन, इधर उधर जाने के लिए, तो उसे भी आप सर्विसेज के अंदर काउंट करेंगे। और अदरवाइज, और इसके अलावा और भी कोई सर्विस जो कि आपको उस एयरक्राफ्ट तक पहुंचने में जो हेल्प आउट कर रही है उसको आप लोग एयर सर्विसेज की डेफिनेशन में लेंगे। इसके बाद एयर साइड से क्या मुराद है। मूवमेंट एरिया ऑफ एरोड्रोम, वो एरिया जहां पर एरोड्रोम जो है मूवमेंट हासिल करता है, या फिर उसके साथ एडजेसेंट ट्रेन्स, उसके साथ एडजेसेंट जो एरिया है वो एरिया, एंड बिल्डिंग्स और पोर्शन देयर ऑफ, या फिर जो बिल्डिंग्स हैं या फिर कोई पोर्शन है एक्सेस टू विच इज कंट्रोल बाय एएसएफ। एयर साइड से मुराद कोई भी ऐसा एरिया जो कि एरोड्रोम है या फिर उसके साथ एडजेसेंट एरिया है, कोई बिल्डिंग्स है या कोई पोर्शन है जो कि एएसएफ के कंट्रोल में है, हम लोग उसे एयर साइड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी से क्या मुराद है। कंपिटेंट अथॉरिटी का अल्फाज एएसएफ एक्ट के अंदर किसी जगह पर भी इस्तेमाल होगा तो हम वहाँ पर कंपिटेंट अथॉरिटी से मुराद फेडरल गवर्नमेंट लेंगे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के नीचे ये डिपार्टमेंट आता है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस डिपार्टमेंट की फेडरल गवर्नमेंट है। इसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कमांडर इंचार्ज कौन होगा, यानी कि इसका सुपरवाइजर कौन होगा। तो डायरेक्टर जनरल, डीजी,
जो हैं वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर इंचार्ज होंगे और उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट फेडरल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, यह था चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ी, जिसके अंदर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 2 यानी कि डेफिनेशन क्लास को देखा। अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जिसके अंदर हम लोग पावर्स, ड्यूटीज़, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे।